सब कैसी चल रही है आपकी तैयारी। और आज हम इंटरनेशनल लॉ के 6 टॉपिक के ऊपर आ चुके हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस और उसके ऑर्गन से डील करता है। क्लास थोड़ी सी लेंथी होगी लेकिन फैक्ट्स जो जो आपके लिए आपके पीवाईक्यूज में आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारे फैक्ट्स आज आपके साथ। प्लीज स्क्रीनशॉट्स लेते रहिए। जो जो स्लाइड आ रही है अपनी वीडियो को पॉज करके उनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए। स्पेसिफिकली डेट्स के ऊपर ध्यान जरूर दीजिएगा क्योंकि 2024 के अंदर इंटरनेशनल लॉ से काफी क्वेश्चंस आए हैं, ज्यादातर मैच द फॉलोइंग में आए हैं और सबके अंदर या तो डेट्स या फिर उनके ईयर पूछे गए हैं। तो देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस और उसके ऑर्गन्स। सबसे पहले हमने ये इवेंट लाइन में साइड हो जाऊंगी। ये टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स बनाई गई है स्पेसिफिकली सारे इवेंट्स को, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े इवेंट को इसमें ऐड ऑन करा गया है इन ऑर्डर एस्टैब्लिश अ टाइमलाइन इन अ फॉर्मेट ऑफ टेबल। जितना आपके लिए जरूरी है और जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये सब कुछ इसके अंदर है। इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आएगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1941 से यूनाइटेड नेशंस का फॉर्मेशन का सिलसिला शुरू हुआ। द फर्स्ट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ सेंट जेम्स पैलेस जिसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम एलाइड नेशंस मेट इन लंदन, जो यहाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेट इन लंदन to express a vision for a post-war world order, marking the first step towards United Nations. The Declaration of Saint James Palace, जो कि जून 12, 1941 में शुरू हुआ, यहां से आपका यूएन का फर्स्ट स्टेप लिया गया। उसी के बाद 1941 के अगस्त 14 के अंदर एटलांटिक चार्टर की बात हुई जिसके अंदर एटलांटिक चार्टर को साइन करा यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल ने। इट आउटलाइन द गोल्स for a post-war world including self-determination and disarmament. Self-determination और disarmament दो चीजें याद रखिएगा। देन डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस का डिक्लेरेशन आया जो कि आया जनवरी 1, इंपॉर्टेंट डेट है। ये डेट भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 26 नेशंस का ये फैक्ट को याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साइन दिस डिक्लेरेशन प्लेजिंग टू कंटिन्यू फाइटिंग अगेंस्ट एक्सेस पावर्स एंड कमिटिंग टू नॉट मेक सेपरेट पीस एग्रीमेंट्स। नेक्स्ट टाइमलाइन आपकी डील करती है 1943 के इवेंट से, जहां पे है मॉस्को डिक्लेरेशन अक्टूबर 30, 1943। डेट इंपॉर्टेंट है, नाम भी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में इनफैक्ट आ चुका है ये। Allied powers on the necessity of establishing a general international organization for maintaining peace and security. पीस एंड सिक्योरिटी की बात हुई यहाँ पे। फिर थेरन कॉन्फ्रेंस आई आपकी नवंबर दिसंबर के अंदर, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। देन आते हैं हम लोग 1942 के अंदर जहाँ पे आपका रम्बार्ड ओक्स कॉन्फ्रेंस था जो कि अगस्त 21 से लेकर अक्टूबर 7 तक चला, जहाँ पे बिग फोर्स दैट इज योर यूएस, यूके, सोवियत यूनियन, रशिया एंड चाइना, ये 4 big force, they drafted a proposal for the structure and functions of the new organization. Though disagreements remained on key issues. Actually, इन्होंने एक proposal को draft करा for the structure and functions of the new organization क्योंकि हम लोगों को नई organization की तरफ जाना था, UN के establishment की तरफ जाना था, post war scenarios थे और वहां पे एक organization का होना बहुत जरूरी था। 1945 के इवेंट में आते हैं यार्ड का कॉन्फ्रेंस, आपकी एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जो कि फरवरी हुई थी। सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अप्रैल 25 से लेकर जून 26 तक चली थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट, delegates from 50 nations met in San Francisco to draft and negotiate the UNC. This marked a significant step towards formal establishment. यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर अप्रैल 25 जून 26 1945
ये कॉन्फ्रेंस थी जहां पे आपका यूएन जो है वो फाइनली एक परफेक्ट शेप के अंदर, एक परमानेंट शेप के अंदर आ गया। उसके बाद साइनिंग ऑफ द यूएनसी, यूएनसी की साइनिंग हुई जून 26 1945 के अंदर। इंपॉर्टेंट डेट है, प्लीज इसे ना भूलें। द चार्टर वाज साइंड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम 50 कंट्रीज लेइंग डाउन द फाउंडेशन फॉर द यूएन ऑपरेशन। और उसके बाद इसका रैटिफिकेशन हुआ अक्टूबर 24 को। मैं एक बार के लिए सारी चीजें क्लियर कर देती हूँ ताकि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें इसका। Please take a screenshot of this। इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर याल्टा कॉन्फ्रेंस है, आपका मॉस्को डिक्लेरेशन है, उसके बाद याल्टा कॉन्फ्रेंस है, उसके बाद आपका यूएनसी की कॉन्फ्रेंस है जो कि अप्रैल 25 से जून 26 तक चली। फिर साइनिंग कब हुई? जून 26 को, और रैटिफिकेशन अक्टूबर 24 को। आई होप आपको टाइमलाइन क्लियर हो गई होगी। अब यूएन के प्रिंसिपल्स क्या क्या थे, की प्रिंसिपल्स क्या क्या थे यहाँ पर? सबसे पहले था आपका सॉवरेन इक्वालिटी ऑफ ऑल मेंबर्स, सारे मेंबर्स सबकी सॉवरेन इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि कोई भी दूसरे नेशन के ऊपर कब्जा नहीं करेगा, वॉर नहीं करेगा, उनको उनका सेशन नहीं करेगा, उनकी टेरिटरी को, ये सारी चीजें नहीं होगी। every member of the UN are sovereign for their own territory and for their own state। फिर पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपको इसकी पूरी डिटेल कंप्लीटली मिलेगी कि किस तरीके से यूएनसी के अंदर मेंशन करा गया एक पीसफुल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। प्रोहिबिशन ऑफ द यूज ऑफ फोर्स नहीं करा जा सकता, सिर्फ ये रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया सेल्फ डिफेंस तक के लिए। नॉन इंटरवेंशन इन डोमेस्टिक अफेयर्स, कोई भी स्टेट दूसरी स्टेट के इंटरनल डोमेस्टिक अफेयर्स के अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। कलेक्टिव सिक्योरिटी, इसके अंदर मेंबर स्टेट अग्रीज टू असिस्ट द यूएन इन एनी एक्शन इट टेक्स अंडर द चार्टर एंड रिफ्रेन फ्रॉम असिस्टिंग एनी स्टेट अगेंस्ट व्हिच द यूएन इज टेकिंग प्रिवेंटिव और एनफोर्समेंट एक्शन। अगर यूएन किसी कंट्री के लिए, किसी स्टेट के लिए प्रिवेंटिव या एनफोर्समेंट एक्शन ले रहा है तो अदर स्टेट्स विल नॉट इंटरफेयर इन द एक्शंस ऑफ यूएन। इस चीज को अग्री करा गया। नेक्स्ट स्लाइड। प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बेसिक, बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल है, ये होना चाहिए। जनरली जिन जिन कंट्रीज के अंदर, जिन जिन स्टेट्स के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म है, एक कोडिफाइड फॉर्म के अंदर है, आपको ये प्रिंसिपल सब के अंदर मिलेगा। इंडिया के भी फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये प्रिंसिपल ऑलरेडी एनश्राइंड है। डेवलपमेंट ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ। बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स है ये, इतना ज्यादा इनको डिटेल में समझने की नीड नहीं है अभी हमें। अब ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें से बैक टू बैक क्वेश्चंस आपके आए हैं और आ रही है और अभी आएंगे भी। जो इनका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो एक आर्टिकल्स, जो चैप्टर्स आई एम टेलिंग आर इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट बाय हार्ट देम कंप्लीटली। सबसे पहले आपका चैप्टर 1 है जो कि पर्पसेस और प्रिंसिपल्स की बात करता है। आर्टिकल 1 और 2 के अंदर ये एस्टैब्लिश द पर्पस फॉर यूएन, की यूएन का पर्पस क्या है, इंक्लूडिंग मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, प्रमोटिंग ह्यूमन राइट्स एंड फॉस्टरिंग सोशल प्रोग्रेस। चैप्टर 2 इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर 3 ऑर्गन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे। आर्टिकल 7 और 8 जो कि प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन, जो कि है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोसॉक, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट, इन सब के बारे में बात करता है। चैप्टर जनरल असेंबली इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट इसके बाद इन चैप्टर्स को पढ़ने के बाद हम लोग ऑर्गन्स की ही बात करने वाले, वहां पे आपको इनकी डिटेल मिल जाएगी, बट एटलीस्ट आपको आर्टिकल नंबर याद होना चाहिए। रीजन बीइंग आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके अंदर आपको ऑर्गन दिया गया है और साथ में आपको सेक्शंस दिए गए हैं। अगर आपको इतना याद होगा कि 19 to 22 के अंदर जनरल असेंबली है और आपके पास ऑप्शन आ गया कि सेक्शन 14 जो है वो किस चीज, आर्टिकल 14 जो है वो किस चीज से डील करता है, तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू फिगर आउट दैट इट डील्स विद द जनरल असेंबली। इसलिए आर्टिकल्स और इनके चैप्टर्स
इंपॉर्टेंट है लर्न करना। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 to 32 साथ साथ ही चल रहे हैं राखी में। देन देयर इज डिस्प्यूट रेजोल्यूशन 33 एंड 38, इसके अंदर आर्टिकल 33 स्पेसिफिकली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए आर्टिकल 33 डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए। उसके बाद जाते हैं हम लोग, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है चैप्टर 9 आपके लिए इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल कोऑपरेशन 55 to 60, और इकोसॉक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है 61 to 72, एंड देन डिक्लेरेशन ऑफ रिगार्डिंग नॉन सेल्फ गवर्नमेंट गवर्निंग टेरिटरीज दैट इज 73 to 74। सिर्फ इसको एक बारी पढ़ने की जरूरत है। उसके बाद ट्रस्टीशिप सिस्टम, इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ट्रस्टीशिप काउंसिल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो ट्रस्टीशिप काउंसिल इज इनएक्टिव नाउ बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर द आर्टिकल्स फॉर इट। ICJ very very important topic, and then secretariat is very important. Miscellaneous इतना ज्यादा जरूरत नहीं है, ऑल्दो आपका एक PYQ आ चुका है जिसके अंदर आपको मैच द फॉलोइंग में पूछा गया था कि मिसलेनियस आर्टिकल इनमें से कौन सा है, तो छोड़ तो हम कुछ भी नहीं सकते। राटिफिकेशन और सिग्नेचर एक बार के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए ये तो हमारे चैप्टर्स की बात हो गई, अब जरा ऑर्गन्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या ऑर्गन है और किस किस तरीके से वो डील करते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारा जनरल असेंबली का, जिसके अंदर 193 मेंबर स्टेट्स हैं। हर मेंबर स्टेट को वोट करने का राइट दिया जाता है। डिस्कसेस एंड मेक्स रिकमेंडेशंस ऑन इंटरनेशनल इश्यूज, अप्रूव्स द यूएन बजट, ये फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है PYQ के हिसाब से भी और वैसे भी, एंड एस्टैब्लिशेस फाइनेंशियल असेसमेंट फॉर मेंबर स्टेट्स। उसके बाद इलेक्ट्स नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, elects non-permanent members of the Security Council and appoints the Secretary General on UNC's recommendations, discusses issues related to international peace, security and disarmament of human rights, ये basic है, meets annually in September, ये भी आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए है। That is all for जनरल असेंबली। उसके बाद आते हैं आपका सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल आपका बहुत जनरल असेंबली के से भी ज्यादा क्वेश्चंस जो आपके आते हैं ऑर्गन्स के ऊपर, वो आते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के ही। सिक्योरिटी काउंसिल कैन मेक बाइंडिंग डिसीजन दैट मेंबर स्टेट्स मस्ट कंप्लाई, बाइंडिंग डिसीजंस, ये वर्ड के ऊपर जरा थोड़ा ध्यान दें। कैन इम्पोज सैंक्शंस और ऑथराइज मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एग्रेसर्स। The only organ which can do so, ICJ भी नहीं कर सकता ये चीज। Recommends method for peaceful resolution of disputes, formulate plans for regulating armaments, composed of 15 members। अब ये आपका फैक्ट इंपॉर्टेंट है PYQ में, आपको ये लर्न भी हो चुका होगा जितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर के अंदर। आई थिंक ऑल्टरनेटिवली ये हर बार ही पूछा जाता है क्वेश्चन। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए आर द 5 परमानेंट मेंबर्स एंड देन देयर आर 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स। 5 परमानेंट मेंबर्स किस हिसाब से हो जाते हैं कि इन लोगों के पास वीटो पावर होती है। डिसीजन जो चाहिए होता है UNSC का रिक्वायर्स 9 वोट्स इंक्लूडिंग ऑल परमानेंट मेंबर्स, यानी कि 5 वीटो वोट्स तो आपके पास होने ही चाहिए, उसके अलावा 10 में से 4 नॉन परमानेंट मेंबर्स के वोट्स भी होने चाहिए। आता है उसके बाद इकोसॉक जो आपकी इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन से, सोशल वर्क से डील करता है यूएन की, डिस्कसेस ग्लोबल इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस, रिकमेंड्स द पॉलिसी फॉर देम, ओवरसीज सब्सिडियरी बॉडीज एंड फंक्शन कमीशंस रिलेटेड टू द इकोसॉक इश्यूज। इसके अंदर 54 मेंबर्स हैं, ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाय द जनरल असेंबली मीट्स रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। चलिए नेक्स्ट
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। आईसीजे की बात करते हैं। आईसीजे सेटल्स डिस्प्यूट्स बिटवीन द स्टेट्स based on international law, provides advisory opinions on legal questions. Legal questions किससे बात करता है? referred by UN organs और specialized agency. ICJ का जो हेडक्वार्टर है वो है द हेग, नीदरलैंड्स के अंदर। PYQ काफी बार पूछा जा चुका है, पेपर 2 के अंदर ही नहीं, पेपर 1 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। All UN member states are parties to its statutes, addresses issues of international law and justice among nations. उसके बाद आपका सेक्रेटरीट आता है। UN सेक्रेटरीट carries out day-to-day operations of the UN, headed by the Secretary General, appointed by the General Assembly on the recommendation of Security Council. ये fact please रट लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। 3 PYQs आपके इस एक लाइन के अंदर बने हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल ओवरसॉ ट्रस्ट टेरिटरीज ट्रांसलेशन टू सेल्फ गवर्नेंस और इंडिपेंडेंस। यहाँ पे जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर पूछी जा सकती है तो वो ये फैक्ट है। सस्पेंडेड ऑपरेशंस इन 1994 फर्स्ट आफ्टर द लास्ट ट्रस्टीशिप टेरिटरी बिकेम इंडिपेंडेंट, दैट इज पलाऊ सेकेंड। आई होप आपको ऑर्गन्स क्लियर हो गए होंगे। ऑर्गन्स के अंदर इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, सारे फैक्ट्स कवर कर लिए हैं, सारी डेट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको ये टेबल, सिर्फ छोटे छोटे से ये टेबल याद हो जाते हैं तो इंटरनेशनल लॉ के सारे क्वेश्चंस जो कि यूएन और ऑर्गन से रिलेट करते हैं और जो कि मेजॉरिटी PYQs भी फॉर्म करते हैं, ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। चलिए एमसीक्यू लेते हैं कुछ। Which of the following is not one of the principal organs of United Nations? जनरल असेंबली हमारा है, यहाँ पे नॉट पूछा है, नॉट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं है, यही आंसर। सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोसॉक भी है। Which organ of the UN has the authority to impose sanctions or authorize military action? हमने अभी पढ़ा, सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट, The International Court of Justice is located in which city? हमने अभी पढ़ा ये, द हेग, नीदरलैंड्स के अंदर। What principle allows each member state in UN General Assembly to have one vote? Majority rule नहीं हो सकता, veto powers है ही नहीं इस चीज में। Consensus decision making प्रिंसिपल है ये, कंसेंसस डिसीजन मेकिंग का और इक्वल रिप्रेजेंटेशन का। लेकिन हमसे क्या चीज पूछी गई है? हमसे डिसीजन बनाने के लिए नहीं पूछा गया है, हमसे ये पूछा गया है कि वन वोट किस प्रिंसिपल के लिए मिलता है, दैट इज इक्वल रिप्रेजेंटेशन। Which of the following statements about Security Council is true? It can only recommend actions but cannot enforce them. All decisions require a unanimous vote. It has power to create peacekeeping mission. It consists of members including all member state. हमने अभी पढ़ा था ये 20 members नहीं है, ये 15 members है, 10 plus 5 permanent members। तो ये चीज तो गलत हो जाती है यहाँ पे। It can only recommend actions but cannot enforce them, ये भी गलत है, हमने अभी देखा। All decisions require a unanimous vote, ये चीज भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 9 votes चाहिए, हमने अभी पढ़ी ये चीज। That is the correct answer है। It has the power to create peacekeeping missions. I hope आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। यूएन के ऑर्गन्स खत्म हो गए हैं। इतने आराम से, इतने कम टाइम के अंदर एक क्लास में इतना बड़ा टॉपिक जो आपका मेजॉरिटी से डील करता है वो खत्म हो गया है। और इंटरनेशनल लॉ का ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे लंबी क्लास होगी शायद ये सारे इंटरनेशनल लॉ के अंदर से। एंड आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट ना रहा हो। फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक्स दिए हुए उनमें आप अपने डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं एंड आई विल रिजॉल्व देम। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।